ठीक है, तो ये कुछ क्या है हमारे पास, कीवर्ड्स है, राइट। ओके, तो ये तो हुआ सबसे पहले कीवर्ड्स। अब इसके बाद बात करते हैं, हमारे पास नेक्स्ट आता है क्या, लिटरल्स या कॉन्स्टेंट्स। तो जनरली उसके पहले हम समझते हैं कि हमारे पास क्या है कि एक वेरिएबल ना, तो जनरली हम उसे क्या कहते हैं, आइडेंटिफायर। तो वेरिएबल, वेरिएबल मींस जनरली क्या होता है कि मेमोरी में स्टोर करने के लिए जब हम किसी वैल्यू को टेम्पररी एक लोकेशन पर स्टोर करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, वेरिएबल, जिसकी वैल्यू बाद में क्या हो सके, चेंज हो सके। वेरिएबल हमने देखा था पाइथन में कि कोई कीवर्ड नहीं है, वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए आप डायरेक्टली उसे असाइन कर सकते हैं। ठीक, तो यहां पर एक चीज आती है लिटरल्स। तो लिटरल्स का मतलब एनी रॉ वैल्यू which is assigned in any variables or constant ना। ठीक, तो वेरिएबल का स्कोप हम देखेंगे जब हम फंक्शन पढ़ेंगे कि वेरिएबल के क्या 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 स्कोप है, प्राइवेट, ग्लोबल। तो अभी वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तब समझेंगे उसे, अभी हम थ्योरेटिकल पार्ट पर जो चीजें हो सकती है वो समझते हैं। तो लिटरल्स का मतलब एनी रॉ वैल्यू विच इज असाइंड इन एनी वेरिएबल और कांस्टेंट। इसका मतलब सिंपली ये देखिए कि ए एक आपका वेरिएबल है, सिटी आपका एक वेरिएबल है, तो आपने वैल्यू क्या असाइन करी, 50 भोपाल। हो सकता था यहाँ पर एक आरईएस की वैल्यू है, आरईएस वैल्यू इक्वल्स टू ट्रू। ठीक है, यहाँ पर है मार्क्स इक्वल्स टू 20.6। तो ये सब जो है ना राइट हैंड साइड में जो लिखे होते हैं इक्वल्स टू के, वो है लिटरल्स। अब लिटरल्स कैसे, ये इंटीजर लिटरल्स है, ये स्ट्रिंग लिटरल्स हैं, ये बुलियन लिटरल है, ये फ्लोट लिटरल है। तो एनी रॉ वैल्यू व्हिच इज असाइंड इन एनी वेरिएबल और कांस्टेंट कॉल्ड लिटरल्स। इसके बाद एक होता है कांस्टेंट, राइट। तो कांस्टेंट का मतलब व्हाट डू यू मीन बाय कांस्टेंट्स, क्या है इसका मतलब? तो जिनकी फिक्स वैल्यू। जिनकी फिक्स्ड वैल्यू हो, राइट, है ना। तो वेरिएबल, कांस्टेंट are type of variable but with fixed value, राइट। तो वेरिएबल का मतलब ये होता है कि जिसकी वैल्यू को हम चेंज कर सके टाइम टू टाइम। जस्ट लाइक ए हमने 50 दिया, ए हम यहाँ पर चाहे तो इसकी वैल्यू को कुछ और दे देता है, राइट। तो क्या होगा, अब लाइन नंबर 25 पर ए की वैल्यू 50 है और लाइन नंबर 28 तक ए का जो स्कोप है, ए की जो वैल्यू वो 50 रहेगी, लेकिन लाइन नंबर 29 से ए की वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी, क्योंकि बिकॉज ए इज अ टाइप ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल की वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से वैल्यू क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। तो कांस्टेंट्स का मतलब ऐसे वेरिएबल जिसकी वैल्यू को चेंज नहीं किया जा सकता। अब बाकी कुछ लैंग्वेजेस में आपने पढ़ा होगा कांस्टेंट क्रिएट करने के लिए या तो कोई कीवर्ड होता है या तो कोई पैटर्न होता है। जस्ट कॉन्स्ट कीवर्ड होता है अधिकतर लैंग्वेज में, राइट। तो कॉन्स्ट कीवर्ड के थ्रू आप क्या क्रिएट कर लेते हो, कांस्टेंट क्रिएट कर लेते हो। बट पाइथन में कांस्टेंट का कोई स्कोप ही नहीं ना। तो देयर इज नो स्कोप ऑफ कांस्टेंट इन पाइथन। मतलब पाइथन कहता है कि यदि आपको कांस्टेंट क्रिएट करना है, मतलब एक ऐसा ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है जिसकी आप वैल्यू को सेम रखना चाहते हो और वो बाद में चेंज ना हो, तो पाइथन कहता तो है, जस्ट लाइक आप पाइथन के कुछ कोड देखे होंगे कभी, तो आपने देखा होगा कि कुछ वेरिएबल्स कैपिटल लेटर में लिखे होते हैं, राइट। तो वेरिएबल्स कैपिटल लेटर पे जितने भी वेरिएबल्स लिखे होंगे मींस वो किस टाइप के हैं, वो कांस्टेंट टाइप के। तो पाइथन ये कहता है कि यदि आपको कांस्टेंट क्रिएट करना है तो आप वेरिएबल का नेम कैपिटल लेटर से लिखिए, तो वो क्या कहलाएगा, कांस्टेंट कहलाएगा। बट कांस्टेंट का जो एक्चुअल मीनिंग होता है कि वी कैन नॉट चेंज देयर वैल्यू, वी कैन नॉट री असाइन इट देम, है ना। हम उन्हें फिर से असाइन नहीं कर सकते। लाइक हम कॉलेज के नाम से फिर से कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। कांस्टेंट का एक्चुअल मीनिंग तो ये हो सकता है।
तो हम यदि JN सिटी देंगे तो यहाँ पर कॉलेज की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। चलो एक काम करते हैं, इसको हम कैपिटल लेटर से भी लिखते हैं तो राइट। तो पाइथन में हम ऐसा कर सकते हैं, मतलब 36 नंबर ऑफ लाइन पर जो कॉलेज असाइन हुआ है इसकी एक वैल्यू असाइन हो जाएगी, बट 38 पर भी असाइन हो जाएगी। नन कैन बी अ कांस्टेंट कह सकते हो। तो जनरली क्या है ना, कांस्टेंट का टॉपिक तो है पाइथन के अंदर, बट एक्चुअल मीनिंग उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं है पाइथन। मींस यू कैन चेंज देयर वैल्यू एट एनी टाइम, तो हम फिर से उसे रीअसाइन कर सकते हैं। बट यदि कहीं आपको देखने को मिले, मींस जब आप कोड देख रहे हो किसी का, तो यदि आपको कैपिटल लेटर से कुछ देखने को मिले, मतलब हम श्योर हो जाते हैं सेल्फ पार्ट पर कि भैया हमने कांस्टेंट क्रिएट कर रखा है कॉलेज, तो हम कॉलेज नाम से फिर से कोई एक और वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करते। तो इस पार्ट पर आप देख सकते हैं। बाकी यदि आप क्रिएट कर देंगे तो उसकी वैल्यू फिर उस नंबर ऑफ लाइन से चेंज हो जाएगी। तो कांस्टेंट का टॉपिक है बट इम्प्लीमेंटेशन नहीं। तो नन कैन बी अ कांस्टेंट, कांस्टेंट नहीं है पाइथन के अंदर। अब बात करते हैं आइडेंटिफायर। तो क्या होते हैं आइडेंटिफायर्स? वैल्यू असाइंड बाय द यूजर। वैल्यू असाइन बाय द यूजर्स, राइट। तो कोई एक वैल्यू जब हम यूजर से लेनी हो तो ठीक है। तो सिंपली आइडेंटिफायर्स, आइडेंटिफायर्स का मतलब जो किसी को आइडेंटिफाई करवा रहा हो, राइट। किसी का नेम, किसी की डिटेल्स। तो जस्ट हम किसी भी लैंग्वेज में आइडेंटिफायर्स क्या हो सकते हैं, तो पाइथन identifiers is a name used to identify a variable, function, class, module or any other object। हाँ, मेथड वगैरह जो कुछ भी है, तो वो सारी चीजें जो किसी वेरिएबल का नेम, फंक्शन का नेम, क्लास का नेम, मॉड्यूल का नेम और एनी अदर ऑब्जेक्ट का नेम, सब क्या कहलाते हैं, आइडेंटिफायर्स कहलाते हैं। नहीं, चलिए। तो रूल्स टू डिक्लेयर आइडेंटिफायर्स। नहीं, तो आइडेंटिफायर्स को डिक्लेयर करने के कुछ रूल्स होते हैं, ये सारी लैंग्वेज में सेम होता है। तो क्या क्या रूल्स है? फर्स्ट लेटर कैपिटल, सॉरी, फर्स्ट लेटर से नंबर नहीं होना चाहिए। ओके, नॉट स्टार्ट विथ डिजिट्स। तो डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, मतलब 0 to 9 से स्टार्ट नहीं होना चाहिए कोई भी आइडेंटिफायर, राइट। कैन नॉट कंटेन एनी स्पेस। आइडेंटिफायर के नेम के बीच में कहीं पर भी स्पेस नहीं होना चाहिए ना। कैन नॉट कंटेन एनी स्पेशल कैरेक्टर, या स्पेशल कैरेक्टर नहीं, कहीं पर भी नहीं होना चाहिए स्पेशल कैरेक्टर। कैन नॉट कंटेन एनी स्पेशल कैरेक्टर एक्सेप्ट, कौन सा हो सकता है, अंडरस्कोर। कुछ लैंग्वेजेस में आपको डॉलर वगैरह भी यूज कर सकते हैं, जस्ट लाइक पाइथन में जाएंगे तो आप डॉलर का यूज कर सकते हैं, वो PHP वगैरह में कहीं पर। तो जावा में पाइथन भी होता है सर। आप सिर्फ अंडरस्कोर का यूज करेंगे। हाँ? तो अंडरस्कोर जनरली क्या होता है ना, आप फ्रंट में भी लगा सकते हैं, ठीक है। उसका हम समझेंगे कि क्या हो सकता है। ओके, तो ये हो गया। और क्या कुछ हो सकता है क्या? ये सेंसिटिव। हाँ, एक और चीज होती है, should not use keywords in identifiers name। keywords के नेम के बिहाफ में आइडेंटिफायर, जस्ट लाइक एक्सेप्ट के नाम से कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करेंगे, कोई फंक्शन का नेम नहीं बनाएंगे, प्रिंट नाम से कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करेंगे, फंक्शन नहीं बनाएंगे, वेरिएबल नहीं बनाएंगे, तो कीवर्ड्स के नेम यूज नहीं करने हैं।
ठीक है। पाइथन में एक कंसर्न और है कि क्लास नेम स्टार्ट विथ अ uppercase letter and all identifiers with a lower case letter, राइट। तो जैसे कोई वेरिएबल बना रहे हैं, कोई फंक्शन का नेम बनाएंगे, तो वो सारे के सारे क्या होंगे, लोअर केस लेटर में ही होंगे। बट जब हम कोई क्लास क्रिएट कर रहे होंगे तो क्लास का फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए, अपर केस लेटर से स्टार्ट होना चाहिए। ठीक। अब यहाँ पर एक आता है कि सर हम अंडरस्कोर का यूज कर सकते हैं। तो अंडरस्कोर का यूज आप, क्वेश्चन अराइज होता है कि सर फ्रंट में कर सकते हैं। यदि हमने कहा कि यहाँ पर हमने कोई एक ऑब्जेक्ट बनाया, अंडरस्कोर एनरोलमेंट नंबर इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट। तो ऐसा भी हम क्रिएट कर सकते हैं, बट पाइथन में यदि आपने किसी आइडेंटिफायर के सामने अंडरस्कोर लगा दिया तो उसके कुछ अलग ही मतलब होते हैं। तो इसका क्या मतलब होता है कि स्टार्टिंग एन आइडेंटिफायर विथ अ सिंगल अंडरस्कोर indicates that identifier is a private। तो वो आइडेंटिफायर को क्या बना देता है, प्राइवेट डिक्लेयर कर देता है। तो प्राइवेट डिक्लेयर करने के लिए पाइथन में कोई स्पेशल कीवर्ड नहीं है अलग से कि आप प्राइवेट यूज करेंगे तब आप उसको प्राइवेट डिक्लेयर करें। ठीक है। हाँ, कोई कुछ कह रहा है? ओके। तो प्राइवेट डिक्लेयर करने के लिए हम क्या लगाते हैं, सामने में सिंगल अंडरस्कोर लगा देते हैं। तो सिंगल अंडरस्कोर से क्या बन जाता है, वो प्राइवेट बनता है, सिंगल अंडरस्कोर। बट यदि आपने डबल अंडरस्कोर लगा दी, या आइडेंटिफायर एंड वेरिएबल्स का मतलब सिंपली ये होता है कि वेरिएबल इज अ टाइप ऑफ आइडेंटिफायर, क्योंकि वेरिएबल भी किसी को आइडेंटिफाई करवा रहा है ना। जस्ट लाइक हमने यहाँ पर लिखा सिटी, तो एक हम कह सकते हैं कि जो हमारा लिटरल सेल या वैल्यू है, इस वैल्यू को आइडेंटिफाई करने का काम कौन कर रहा है, एक वेरिएबल। तो वेरिएबल इज अ टाइप ऑफ आइडेंटिफायर, फंक्शन नेम इज अ टाइप ऑफ आइडेंटिफायर, है ना, क्लास का नेम इज अ टाइप ऑफ आइडेंटिफायर। तो जो भी हम जैसे फंक्शन भी क्रिएट करते हैं तो एक फंक्शन का नेम देते हैं, तो फंक्शन का नेम इज आइडेंटिफायर। यहाँ पर जो वेरिएबल का नेम है आपका, ये एक आइडेंटिफायर। तो सिटी इज अ आइडेंटिफायर। ओके। अब एक चीज और होती है, स्टार्टिंग एन आइडेंटिफायर विथ टू लीडिंग अंडरस्कोर indicates that identifier as a strongly private आइडेंटिफायर, है ना। तो उसे वो स्ट्रांगली प्राइवेट आइडेंटिफायर डिक्लेयर कर देता है। मतलब इसका मतलब ये है कि वो और ज्यादा सिक्योर हो जाए। यदि आपने स्टार्टिंग में 2 डबल अंडरस्कोर लगा दी, जस्ट लाइक हम कहें कि यहाँ पर हमने लगाया अंडरस्कोर नेम इक्वल्स टू, यहाँ पर एक नेम, ठीक है। और यहाँ पर स्ट्रांगली प्राइवेट का मतलब हमें क्या लगाने होंगे, शुरुआत में डबल अंडरस्कोर। तो डबल अंडरस्कोर अकाउंट नंबर इक्वल्स टू, तो ये क्या बन जाएगा, स्ट्रांगली प्राइवेट अंडरस्कोर ओ आइडेंटिफायर। एक और चीज होती है पैटर्न में, इफ द आइडेंटिफायर ऑल्सो एंड्स विथ टू ट्रेलिंग अंडरस्कोर, the identifier is a language defined special name,
ना। तो यदि आपने कुछ इस तरीके से लिखा कि अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर, तो ये क्या हो जाएगा, लैंग्वेज डिफाइंड स्पेशल नेम। तो हम आगे देखेंगे, जस्ट लाइक यदि मैं आपको बताऊं कि इसको सेव करना पड़ेगा, tokens.py, जस्ट लाइक हमने कहा जब हम रैंडम मॉड्यूल के अंदर, ये हम आगे देखेंगे और कि रैंडम मॉड्यूल के अंदर हम रैंडम के अंदर जितनी भी मेथड्स है, जितने भी स्कोप है वो देखने जाते हैं। तो रैंडम के अंदर कुछ इतनी मेथड्स होती है रैंडम मॉड्यूल के अंदर कि क्या क्या मेथड्स, क्या क्या फंक्शनैलिटी हम रैंडमली क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे होंगे तो कुछ डिफॉल्ट में अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर लिखा हुआ है। तो ये क्या, लैंग्वेज स्पेसिफिक लैंग्वेज डिफाइंड नेम, मीन्स किसी भी मॉड्यूल को क्रिएट करते समय हमें ये चीजें डिफाइन करनी पड़ती है जब हम मॉड्यूल क्रिएट कर रहे होते हैं। तो ये क्या बन जाता है, लैंग्वेज डिफाइन। हम कुछ इस तरीके से कर सकते हैं कि हमने कहा कि रैंडम डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर। तो देखिए रैंडम मॉड्यूल का नाम क्या है, रैंडम। तो रैंडम डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर, यदि हम देखना चाहे डॉक, तो ये डॉक की डेफिनेशन होगी कि रैंडम मॉड्यूल का कोई एक डॉक्यूमेंटेशन भी होगा ना, तो उसको, उसका लोडर क्या है, उसके लिए क्या क्या फाइलें यूज हुई है, उसके क्या कौन कौन से पैकेज है, उसका स्पेसिफिकेशन, कैशे फाइल, तो ये सारे क्या होते हैं हमारे लैंग्वेज स्पेसिफिक या लैंग्वेज डिफाइंड स्पेशल नेम। ओके, ठीक है। तो कहाँ तक पहुंच गए हम, शायद ये वाले जो होते हैं, शायद दिखा तो किसी को नहीं होगा, किसी ने बोला भी नहीं होगा, है ना। ठीक है, तो ये डिफॉल्ट में बने होते हैं, लैंग्वेज स्पेसिफिक होता है। तो ये हो गया हमारे क्या, आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर डिक्लेयर करने के जितने भी रूल्स होते हैं वो हमने देख लिए कि क्या क्या रूल्स हमें फॉलो करने चाहिए। इन पाइथन अलग से कुछ इतने रूल्स हो जाते हैं, बाकी ये जो कॉमन 4 रूल है, ये 4 रूल हर लैंग्वेज में सेम होता है। डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते, कोई भी स्पेस नहीं होना चाहिए, और कैन नॉट कंटेन एनी स्पेशल कैरेक्टर इस एक्सेप्ट, हम सिर्फ अंडरस्कोर का यूज कर सकते हैं, शुड नॉट यूज कीवर्ड्स इन आइडेंटिफायर नेम्स। तो आइडेंटिफायर का नेम भी डिक्लेयर नहीं कर सकते। ओके, बट जनरली क्या होता है ना, जस्ट लाइक हम मान के चलते हैं हमारे पास एक वैल्यू है फर्स्ट नेम नाम से, एक ऑब्जेक्ट बनाना, हमने फर्स्ट नेम दिया जॉन और यहाँ पर बनाया लास्ट नेम इक्वल्स टू मैथ्यू, राइट। अब क्या होता है ना, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम जब हम लिखते हैं तो हमें पता है 2 वर्ड्स के बीच में हम एक स्पेस लगाते हैं, तो हमने एक स्पेस लगा दिया। फिर तो बट ये क्या होगा ना, ये एरर दे देगा हमें, क्योंकि आइडेंटिफायर के नेम के बीच में स्पेस नहीं होनी चाहिए। तो लास्ट और नेम के बीच में तो स्पेस है, तो ये एरर देगा। फिर क्या करेंगे, तो अब लेकिन यदि हम इसे कुछ इस तरीके से लिखते हैं तो क्या होता है ना, अभी हमने डिक्लेयर करा है तो अभी तो समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब जस्ट लाइक मैं इसको ऐसा लिखूं कि है ना, तो होता है जब हम एक्चुअल में प्रोग्रामिंग करने जाते हैं, एक्चुअल में प्रोग्राम बनाते हैं, तो कुछ आइडेंटिफायर हमें धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं,
क्योंकि हम सभी आइडेंटिफायर का नेम ABCD तो नहीं रख सकते, वो तो जेन्युइन वे है भी नहीं उससे। तो हमें क्या होता है, इस तरीके से देना होता है। अब यहाँ पर कुछ लिखा है, मैंने लिखा है, मुझे पता है, आप फर्स्ट टाइम में अभी तो पढ़ लोगे, लेकिन कुछ टाइम बाद जब हम प्रोग्राम कर रहे थे ना, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नेम आ जाते हैं हमारे पास, तो फिर हम क्या करेंगे। अब ये क्या लिखा है, नेम ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम मुंबई। अब लेकिन लेटर ऑन जब हम कुछ अचानक से देखेंगे तो हमें समझ में आएगा ही नहीं कि क्या यूज करें हम, लाइक। तो हम क्या करते हैं, इसमें कुछ 2-3 तरीके होते हैं। हर वर्ड के बीच में क्या लगा सकते हैं हम, अंडरस्कोर। तो इससे क्या हो जाता है, एक सेपरेट तरीका हम यहाँ पर दे दिया, एक नेम। अब मुझे ना अंडरस्कोर नहीं लगाना, तो क्या कर सकते हैं, मुझे नहीं यूज करना अंडरस्कोर। देन फर्स्ट वर्ड कैपिटल, राइट ना। तो फर्स्ट वर्ड कैपिटल किसका, जो फर्स्ट लेटर कैपिटल फर्स्ट वर्ड में। तो हर न्यू वर्ड का फर्स्ट लेटर हम क्या कर देते हैं, कैपिटल कर, राइट। बट शुरुआत का नेम का लेटर हम कैपिटल नहीं देते, ये एज इट इज रहता है। अब लेकिन जैसे हम क्लास का नेम बनाएंगे, तो क्लास का नेम आप देखोगे तो क्लास का नेम कुछ इस तरीके से बनेगा फिर, ना। जैसे क्लास डिक्लेयर करनी है, तो क्लास डिक्लेयर करते समय हमें ये पता है कि क्लास स्टार्ट्स विद अपर केस लेटर। अब जब उसके बाद मल्टीपल, एक क्लास का नेम ही कुछ बड़ा और आइडेंटिफायर का, तो हमें ये भी यूज कर रहे हैं, तो ये भी एक तरीका हो सकता है ना। तो ये तीनों तरीके हैं। तो जनरली मुझे यदि याद आ रहे हैं, तो इस जो अंडरस्कोर यूज करते हैं, इसको हम कहते हैं स्नेक केस। ये हमारा कौन सा केस है, कैमल केस। केमल केस। और ये वाला पास्कल केस। तो जनरली इसे कहा जाता है पास्कल केस। तो सेम केमल केस की तरह ही होता है पास्कल केस, बट पास्कल केस में फर्स्ट लेटर भी जो होता है वो भी कैपिटल होता है। केमल केस में स्टार्टिंग विथ स्मॉल लेटर्स होती है, उसके बाद जो भी न्यू वर्ड आता है वो कैपिटल लेटर से होता है। तो दिस वन आपका स्नेक केस कहते हैं इसे। ये आपका केमल केस। और ये जनरली वैसी है ना, जैसे हम अपर केस, लोअर केस, स्पेशल, टॉगल केस, टाइटल केस, सेंटेंस केस, वैसे कहते हैं ना। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप किसी आइडेंटिफायर को डिक्लेयर करने के लिए आपका जो भी पैटर्न हो, तो जनरली क्या है ना, पास्कल केस बहुत कम यूज किया जाता है। पाइथन में हम यूज करेंगे जब हम क्लास का नेम डिक्लेयर करेंगे, यदि आपका क्लास का नेम मोर देन 1 लेटर है तो। उसके अलावा आप केमल केस में से या स्नेक केस में से अपना कोई एक पैटर्न बना लीजिए, इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। इससे फायदा ये मिलेगा, एक तो आपका कोड देखने में ना एक जैसा नजर है, ठीक। उसके बाद आपको ये पता है कि मैंने एक स्टूडेंट नेम असाइन किया था, तो नेम ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम मुंबई हमारा एक कीवर्ड है, मतलब आइडेंटिफायर है, वो डिक्लेयर किया हुआ, उसे कॉल करना है। आपने लिख दिया 1000 लाइन ऑफ कोड। अब आपको नहीं पता आपने किस पैटर्न से लिखा है, आपको फिर से वहां जाना पड़ेगा जहां पर आपने उसे असाइन किया है। लेकिन यदि आपको पता है कि आप स्केमल केस यूज करते हैं, तो आप लिख दोगे नेम ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम मुंबई डायरेक्टली। आप इसने केस यूज करते हो तो अंडरस्कोर लगाकर लिख दोगे, तो इसमें आपको बेनिफिट मिलता है। तो कोई दोनों में से कोई एक केस आप अपना डिफाइन कर लीजिए कि आप क्या यूज करते हो। और ये जब आप कोड लिखते हो तो कोड देखने में भी अप्रोप्रिएट लगता है, बहुत अच्छा लगता है कि आपने या तो सारे के सारे स्नेक केस यूज कर रहे हैं, तो आपके सारे के सारे आइडेंटिफायर सिमिलर दिखाई देते हैं। नहीं तो कभी हम करते हैं कि कभी स्नेक केस यूज कर लिया, कहीं पर केमल केस होता है, जनरली हमें याद नहीं रहता तो हम कर लेते हैं। बट कोशिश करिएगा कोई एक केस बनाने की कि आप कोई एक केस यूज करें, राइट। इस तरीके से ना लिखे करें। यदि 2 वर्ड है तो कहीं ना कहीं या तो अंडरस्कोर लगाइए या फिर केमल केस का यूज करिए, राइट। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं हम ऑपरेटर्स की, ठीक है। तो क्या होते हैं ऑपरेटर्स, कितने ऑपरेटर्स आपने पढ़े हुए, अर्थमेटिक हमने पढ़ा हुआ है, देन कंपैरिजन, देन
Relational. असाइनमेंट एंड लॉजिकल। लॉजिक, है ना। तो रिलेशनल को ही आप क्या कह सकते हो, कंपैरिजन ऑपरेटर को ही रिलेशनल ऑपरेटर या फिर कंडीशनल ऑपरेटर कहा जा सकता है। तो कंडीशनल ऑपरेटर अब नहीं कहते हैं, बाकी रिलेशनल और कंपैरिजन ऑपरेटर उसे कहते हैं। ओके, और पाइथन में हमारे पास और बिटवाइज पढ़ा होगा आपने। यस सर। बिटवाइज के बाद हमने पढ़ा है क्या, मेंबरशिप ऑपरेटर और आइडेंटिटी ऑपरेटर। तो पाइथन में टोटल मेजर जो ऑपरेटर होते हैं वो 7 ऑपरेटर है, जिसके ऊपर हमें काम करना होता है, जिसको हमें समझने की जरूरत होती है। जिसमें से यदि हम बात करें कि कंपैरिजन बिटवाइज ऑपरेटर, तो बिटवाइज ऑपरेटर हम उतना ज्यादा यूज नहीं करते हैं, राइट। 7 ऑपरेटर है हमारे पास टोटल पाइथन में। ठीक है, अब एक एक करके समझते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर की यदि हम बात करें तो अर्थमेटिक ऑपरेटर का मतलब प्लस, माइनस, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, राइट, मॉड्यूलस ऑपरेटर। इतने ऑपरेटर हमने अभी तक देखे हुए। और क्या होता है, एक एक्सपोनेंट होता है और एक फ्लोर डिवीजन होता है। एक्सपोनेंट फॉर पावर के लिए हम यूज करते हैं इसको, एक्सपोनेंट पावर के लिए यूज होता है। और फ्लोर डिवीजन ये एक्चुअली पाइथन 3 में आया है, पाइथन 2 तक में फ्लोर डिवीजन नहीं था, राइट। अब यदि हम देखें कि होता कैसे है, तो लाइक a इक्वल्स टू 52 एंड b इक्वल्स टू 3 हमने लिया। a प्लस बी करते हैं तो 55 आ जाता है, a माइनस बी करते हैं तो 3 आ जाता है, a मल्टीप्लाई बाय b करते हैं तो 52 मल्टीप्लाई बाय 3 आ जाता है, a डिवीजन बाय b करते हैं तो हमें मिलता है 17.33333 वो, और वो इंफिनिटी चलते जाए, फिनाइट, है ना। अब जनरली क्या होता है ना, जो आपका डिवीजन ऑपरेटर है ये आपको फ्लोट वैल्यू रिटर्न करता है डेसिमल के बाद, जितनी भी होगी वो सारी की सारी। हमें फ्लोट वैल्यू नहीं चाहिए, हमें एब्सोल्यूट, हमें होल नंबर चाहिए जो भी है। तो हम यहाँ पर यूज करते हैं फ्लोर डिवीजन का। तो फ्लोर डिवीजन आपको एक होल नंबर प्रोवाइड करता है, डेसिमल के बाद की वैल्यू प्रोवाइड नहीं करता। अब क्या होता है ना, पाइथन 2 तक में आप ए डिवीजन बी करते हैं, फिर जो वैल्यू आती यदि उसमें डेसिमल है तो आप उसको फिर राउंड ऑफ करते हैं, मैथ मॉड्यूल का यूज करना पड़ता है और फिर हम यूज कर सकते थे। बट अब डायरेक्टली हमारे पास क्या एक ऑपरेटर है कि यदि आपको डेसिमल वैल्यू नहीं चाहिए तो वो आपको एक होल नंबर रिटर्न करेगा। इसके साथ एक होता है मॉड्यूलस ऑपरेटर। मॉड्यूलस ऑपरेटर मतलब परसेंटेज, या आपको रिमाइंडर प्रोवाइड कराता है। तो 52 को 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना बचता है, 1, क्योंकि 3 52 से डिवाइड होगा 51 टाइम तो डिवाइड हो जाएगा, बचेगा कितना रिमाइंडर में, 1 बचेगा, तो 1 वो आपको रिटर्न कर देगा। इसके बाद एक होता है एक्सपोनेंट ऑपरेटर, मतलब a एक्सपोनेंट b यदि किया हमने तो इसका मतलब होगा 52 की पावर 3। तो 52 की पावर 3 इक्वल्स टू दिस। आप चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं कि b एक्सपोनेंट हमने किया 4, मतलब 3 की पावर कितनी, 4, तो 3 की पावर 4 मतलब 81, ये हमें मिल जाएगा, राइट। तो इतने कुछ हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर होते हैं जिसका हम यूज कर सकते हैं। चलो अब बात करते हैं रिलेशनल के पहले हम समझते हैं असाइनमेंट्स ऑपरेटर। असाइनमेंट्स ऑपरेटर मतलब जो सिंपली वैल्यू असाइन करने के काम आते हैं। वैल्यू असाइन करना मतलब सिंपल हम यूज करते हैं कि इक्वल्स टू, देन इसके बाद क्या हो सकता है, प्लस इक्वल्स टू, माइनस इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई इक्वल्स टू, डिवीजन इक्वल्स टू, फ्लोर डिवीजन इक्वल्स टू, मॉड्यूलस इक्वल्स टू, एक्सपोनेंट इक्वल्स टू, और कुछ बचता है क्या, डन, राइट। तो असाइनमेंट्स ऑपरेटर मतलब जो वैल्यू असाइन करने का काम करे, जिस लाइक हम कह सकते हैं जो लिटरल्स की वैल्यू को आइडेंटिफायर में असाइन करो। तो अब ठीक है, लिटरल्स और आइडेंटिफायर हमें नहीं पता, तो हम क्या लिखते हैं कि कुछ हमने लिखा a इक्वल्स टू 100 और हमने लिखा b इक्वल्स टू 200। अब लिखते हैं कि हम, मतलब ये मान के चलिए a के पास 100 रुपीज है, b के पास 200 रुपीज है। a जो है ना थोड़ा लंबा चौड़ा और तगड़ा इंसान है, उसने कहा कि भैया b से भी पैसे छीन लिए और अपने पास रख लिए, तो टोटल मिलाकर हम कैलकुलेशन करें तो क्या होगा, a के पास अब कितने वैल्यू है गए पैसे हैं जो a के पास पहले से थे प्लस जो उसने b में ऐड कर दिए। तो हम इसको लिखेंगे क्या, a इक्वल्स टू a प्लस b, कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। तो अब a की वैल्यू क्या हो गई, 300 हो गई, और b की वैल्यू क्या है, 200, ठीक है।
अब यहाँ पर जो इक्वल्स टू ऑपरेटर ना, एक्चुअल में यदि हम असाइनमेंट्स ऑपरेटर की बात करें तो असाइनमेंट्स ऑपरेटर ऑलवेज असाइन राइट ऑपरेंड्स वैल्यू इनटू लेफ्ट ऑपरेंड। तो राइट ऑपरेंड की जो भी वैल्यू होगी वो हमेशा कहाँ असाइन होगी, लेफ्ट ऑपरेंड में असाइन हो जाएगी। नहीं, अब हम कुछ ऐसा मान के चले कि बाकी असाइनमेंट ऑपरेटर्स की बात करें तो इस इक्वेशन को, तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि a इक्वल्स टू 10 है हमारे पास और b इक्वल्स टू 20 है हमारे पास। हमें चाहिए क्या, a इक्वल्स टू a प्लस b, कुछ इस तरीके से। इसी इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, a प्लस इक्वल्स टू b। एंटर करते हैं, a की वैल्यू देखते हैं, a की वैल्यू क्या हो गई 30। तो सेम इसी का काम कौन करके दे देता है हमें, ये करके दे देता है, क्योंकि इसका एग्जीक्यूशन थोड़ा सा फास्ट होता है। क्यों फास्ट होता है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ टोकन्स भी कम है। नंबर ऑफ टोकन्स कितनी है इसमें, 1 2 एंड 3, मतलब 2 ऑपरेंड है और 1 ऑपरेटर है, तो इसका एग्जीक्यूशन आसान है। यहां पर देखेंगे तो 3 ऑपरेंड है और 2 ऑपरेटर है, तो यहाँ पे एग्जीक्यूशन इसका क्या होगा, इसके एग्जीक्यूशन में थोड़ा सा टाइम लगता है और इसके एग्जीक्यूशन में टाइम नहीं लगता। अब ये एक्चुअल में करता क्या है कि लेफ्ट ऑपरेंड को राइट ऑपरेंड, मतलब लेफ्ट ऑपरेंड की वैल्यू को राइट ऑपरेंड की वैल्यू से क्या करिए, ऐड करिए, ठीक है। और जो भी रिजल्ट आए, मतलब इक्वल्स टू जो भी रिजल्ट आया वो कहाँ असाइन हो जाएगा, ए में। क्यों, क्योंकि असाइनमेंट्स ऑपरेटर का काम ही वो है कि जो भी रिजल्ट आता है या जो भी वैल्यू आती है वो कहां पर असाइन कर देना, लेफ्ट ऑपरेंड में असाइन कर। तो लेफ्ट ऑपरेंड की वैल्यू चेंज होगी, बी की वैल्यू तो जो 20 थी वो 20 ही रहेगी, बी की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब चलो, हमने माना a इक्वल्स टू 11, b इक्वल्स टू 22, b कॉमा a इक्वल्स टू a कॉमा b। अब b की वैल्यू 11 और a की वैल्यू 22। तो जस्ट लाइक क्या होता है ना, स्वैपिंग का एक प्रोग्राम आपको बनाने को कहते हैं कि भैया आप 2 नंबर है आपके पास, 2 नंबर की वैल्यू को आपस में क्या करना है, आपको स्वैप करना है। पाइथन में बहुत आसान है, एक लाइन से आप कर सकते हैं। तो b कॉमा a इक्वल्स टू a कॉमा b, तो a की वैल्यू किस में असाइन होगी, b में असाइन होगी, और b की वैल्यू किस में असाइन होगी, a में असाइन। तो नंबर क्या होगा, यहाँ पर स्वैप होगा। a की वैल्यू पहले 11 थी, अब वो किसकी वैल्यू बन गई, b की वैल्यू बन गई, और पहले b की वैल्यू 22 थी, अब वो a की वैल्यू बन गई, राइट। तो इक्वल्स टू या असाइनमेंट्स ऑपरेटर का मतलब होता है राइट ऑपरेंड्स में जो भी कैलकुलेशन करके रिजल्ट जो मिल रहा है आपको या जो वैल्यू है वो कहाँ असाइन कर देना, लेफ्ट ऑपरेंड में असाइन कर देना। रिलेशनल ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं हमारे पास, डबल इक्वल्स टू, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, एंड नॉट इक्वल्स टू, ठीक है। तो अब यदि हम यहाँ चले, हमने लिखा a इक्वल्स टू 20 एंड b इक्वल्स टू 20, a की वैल्यू 20 है, b की वैल्यू भी 20 है, a इक्वल्स टू b क्या रिटर्न कर रहा है, ये फॉल्स रिटर्न कर रहा है। तो डबल इक्वल्स टू वैल्यू के साथ साथ उसका डेटा टाइप भी चेक करता है, मतलब इन पर्टिकुलर ऑपरेंड्स की वैल्यू का वो क्या चेक करेगा, डेटा टाइप्स भी चेक करेगा। हाँ जी सर। ना, तो सिंपल है कि ये क्या करता है, जैसे आपने यदि जावा स्क्रिप्ट पढ़ी होगी तो जावा स्क्रिप्ट और पीएचपी में आपको ट्रिपल इक्वल्स टू भी मिलता है ना। तो जावा स्क्रिप्ट में क्या होता है कि आप सिंपली डबल इक्वल्स टू सिर्फ वैल्यू चेक करता है और ट्रिपल इक्वल्स टू वैल्यू के साथ साथ डेटा टाइप भी चेक करता है। वही काम पाइथन में हमारा डबल इक्वल्स टू ही कर देता है। डबल इक्वल्स टू वैल्यू के साथ साथ उसका डेटा टाइप भी चेक करेगा कि दोनों के डेटा टाइप क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अच्छा, अब ये बताइए, ये जो फॉल्स रिजल्ट आ रहा है ये किसके कोरस्पोंडेंस में आ रहा है, ए के कोरस्पोंडेंस में है या बी के रिस्पेक्ट में, मतलब किसके रिस्पेक्ट में ये रिजल्ट, लेफ्ट ऑपरेंड के या राइट ऑपरेंड के, राइट। राइट। ठीक है सर। चलो एक चीज और समझते हैं, राइट ऑपरेंड, ओके, डजंट मैटर, मैटर करता है ना, डजंट मैटर नहीं, मैटर करता है। अच्छा, मैंने यदि ऐसा कहा कि एक जॉन है
जिसकी एज 25 है और एक मैक है जिसकी एज 30। हमने कहा जॉन लेस देन मैक, आउटपुट क्या है? ट्रू सर। ट्रू, ट्रू आएगा सर। ट्रू आएगा, है ना। रिलेशनल ऑपरेटर ऑलवेज रिटर्न बुलियन वैल्यू, तो क्या आएगा? ट्रू आएगा, ठीक। मैक लेस देन जॉन क्या आएगा? फॉल्स आएगा। तो यहाँ पर मैटर करता है या नहीं करता है ऑपरेटर? करता है सर। करता है। तो ट्रू या फॉल्स किसके रिस्पेक्ट में आ रहा है? यदि हम इस ट्रू की बात करें तो एक्चुअल में किसका ट्रू आ रहा है? जॉन का या मैक का? मतलब लेफ्ट ऑपरेंट का या राइट ऑपरेंट? लेफ्ट राइट का सर। लेफ्ट ऑपरेंट का। लेफ्ट का yes। हमने कौन सा ऑपरेटर लगाया हुआ है? इज देन। हाँ, इक्वल्स टू पे नमित नहीं करेगा ना, इक्वल्स टू पर नहीं करेगा, ठीक है। हम दोनों वैल्यूज को चेक करें इक्वल्स टू पर। हम बात कर रहे हैं अच्छा रिलेशनल ऑपरेटर, तो रिलेशनल ऑपरेटर ऑलवेज रिटर्न वैल्यूज इन कॉरेस्पॉन्डेंट टू लेफ्ट ऑपरेंट, है ना। किसके रिस्पॉन्स में देता है? वो लेफ्ट ऑपरेंट के रिस्पॉन्स में आपको ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है। आपने यदि इक्वल्स टू ऑपरेटर भी लगाया ना, तो ये भी मैटर करता है। ये एक्चुअल में किसकी वैल्यू को चेक कर रहा होता है? लेफ्ट ऑपरेंट की वैल्यू को चेक कर रहा होता है राइट ऑपरेंट से। अब इक्वल्स टू तो डजंट मैटर, आप इसको बी इक्वल्स टू ए भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो डबल इक्वल्स टू में फर्क नहीं पड़ेगा। बट इसके अलावा जितने भी ऑपरेटर है हमारे पास, रिलेशनल ऑपरेटर किसके रेस्पेक्ट में रिजल्ट देते हैं आपको? ट्रू या फॉल्स? लेफ्ट ऑपरेंट के रेस्पेक्ट में देते हैं ना। तो इस ये भी याद रखना है हमें, क्योंकि हो सकता है ना हमें ट्रू या फॉल्स लाना है, तो हमें यदि ट्रू लाना है तो हमें जॉन की वैल्यू को मतलब लेस देन वाली वैल्यू को ही चेक कराना पड़ेगा ग्रेटर देन से, तभी तो हमें ट्रू या फॉल्स चेक करना है ना। हमें पता करना है कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, तो हमेशा किसके रेस्पेक्ट में जाएंगे? हम लेफ्ट ऑपरेंट के रेस्पेक्ट में जाएंगे, ठीक है। और रिलेशनल ऑपरेटर ऑलवेज रिटर्न ट्रू और फॉल्स, मींस बूलियन वैल्यू रिटर्न करेगा। देन आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर मतलब एंड और नॉट। तो पाइथन में डायरेक्टली कीवर्ड बने हुए हैं, सिंबल यूज नहीं करते हैं हम, राइट। तो हम यहाँ पर जैसे एंड के लिए हम यूज करते थे एंड परसेंट, टू एंड परसेंट, और के लिए हम डबल पाइप यूज करते थे, नॉट के लिए एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करते थे। बट यहाँ पर हम डायरेक्टली कीवर्ड्स का यूज करते हैं। कीवर्ड्स का यूज करने का मतलब है, अब लॉजिकल ऑपरेटर कहाँ पर यूज होता है? जब आपको दो कंडीशन के आउटपुट के भी आप में कोई टास्क एग्जीक्यूट करवाना होता है। जस्ट लाइक हम ऐसा कहें कि एक कंडीशन का रिजल्ट आ रहा है ट्रू एंड ट्रू, राइट। तो एंड ऑपरेटर क्या करता है लॉजिकल ऑपरेटर, कि उसके लेफ्ट ऑपरेंड की वैल्यू की कंडीशन का रिजल्ट भी ट्रू होना चाहिए और लेफ्ट राइट ऑपरेंड की वैल्यू का भी क्या होना चाहिए? ट्रू होना चाहिए, तभी वो क्या रिटर्न करता है? ट्रू रिटर्न करता है। अगर उसमें एक भी फॉल्स हुआ, लेफ्ट या राइट में से कुछ भी फॉल्स हुआ, तो वो क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स रिटर्न करेगा। और ऑब्वियसली फॉल्स एंड फॉल्स होगा तो वो फॉल्स ही रिटर्न करेगा, ठीक है। तो एंड ऑपरेटर के लिए दोनों ऑपरेंड्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए? ट्रू होनी चाहिए, लेफ्ट एंड राइट ऑपरेंड्स। अच्छा जी, एक और चीज थी जब हम कीवर्ड्स पढ़ रहे थे तब, कीवर्ड्स, राइट ना। तो 33 कीवर्ड्स हैं। ऑल कीवर्ड्स इन लोअर केस लेटर, सभी कीवर्ड्स किस लेटर में लिखे होने चाहिए? लोअर केस लेटर में लिखे होने चाहिए, एक्सेप्ट 3 ऐसे कीवर्ड हैं जिन्हें हम लोअर केस लेटर में नहीं लिखते हैं, जैसे कि ट्रू कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा है, टी से, फॉल्स एंड नन, या ट्रू फॉल्स एंड नन, राइट। तो 3 ऐसे कीवर्ड्स हैं जिन्हें जो लोअर केस लेटर में नहीं लिखे होते हैं, जो स्टार्ट कहां से होते हैं? कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि देखिए क्या होता है ना, इंटरव्यूअर आपसे एक प्रोग्राम नहीं बनाने को पूछेगा, वो ऐसी छोटी छोटी, यदि आप इनिशियल लेवल पर हो शुरुआत में, तो अगर आपने सारे के सारे कोडिंग राउंड वगैरह टेक्निकल इंटरव्यू वगैरह अच्छे से दिए, तो टेक्निकल इंटरव्यू में ये सारी चीजें कुछ भी पूछ सकता है। हो सकता है वो उसकी घरवाली से झगड़ा करके आए, सुबह सुबह उसका मूड खराब हो, गाड़ी पंचर हो गई है उसकी, तो वो तो फिर कुछ भी पूछेगा, भूल जाओ कि फिर वो रिलेवेंट क्वेश्चन पूछेगा। तो इंटरव्यूअर का मूड कैसा है वो कुछ नहीं कह सकते, है ना। तो हमें हर पार्ट पर अपने को तैयार रहना है। तो लॉजिकल ऑपरेटर की बात करें तो एंड हमेशा क्या रहेगा? ट्रू
दोनों ऑपरेंड्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए लेफ्ट एंड राइट में। इसके बाद यदि हम बात करें, सेम हमें पता है कि ट्रू और फॉल्स ना, तो ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। और का मतलब होता है दोनों ऑपरेंड्स में से किसी एक की भी वैल्यू यदि ट्रू हो गई तो ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। अब दोनों फॉल्स होंगे तो ऑब्वियसली ये फॉल्स ही रिटर्न करेगा। एक होता है नॉट, नॉट का मतलब ट्रू की कंडीशन को ये फॉल्स कंसीडर करता है और फॉल्स को ये ट्रू कंसीडर करता है, रिवर्स। तो ये नॉट हम इस तरीके से यूज कर रहे हैं। तो ये थे हमारे लॉजिकल ऑपरेटर। अब चलते हैं हम बिटवाइज ऑपरेटर। टाइम है हमारे पास 5 मिनट, ठीक है। बिटवाइज ऑपरेटर शायद नहीं हो पाएगा क्योंकि इसके लिए थोड़ा सा समझना पड़ता है। मैं आपका ऑपरेटर बता देता हूँ। एंड होता है, और होता है, जॉर होता है। तो कैप को हम जनरली, कैरेट को हम जॉर कह देते हैं। ये लेफ्ट शिफ्ट है और ये राइट शिफ्ट है। तो ये हमारा एंड है, ये और है, ये जॉर है, ये लेफ्ट शिफ्ट है, और ये राइट शिफ्ट है। ओके, तो ये जो है बिटवाइज ऑपरेटर बिट्स पे काम करता है। बिट्स पे काम करने का मतलब जस्ट लाइक मैं यदि यहाँ पर लिखूं कि ए की वैल्यू, अभी बिल्कुल डेमो देख लो, ए की वैल्यू 95 है और बी की वैल्यू 6 है, और यदि हमने कहा ए एंड बी तो रिजल्ट आता है सी 6, ए और बी तो रिजल्ट आता है 95 ए जॉर बी, तो रिजल्ट आ जाता है 89। ए लेफ्ट शिफ्ट 2 किया हमने तो लेफ्ट शिफ्ट 2 में 380 आ जाता है। ए राइट शिफ्ट 3 कर दिया हमने तो 11 आ जाता है। राइट, तो हम इसको समझेंगे कल की एक्चुअल में ये होते कैसे हैं और ये कहाँ पर काम आते हैं। तो बिटवाइज ऑपरेटर जब भी हमें मशीन कम्युनिकेशन की बात कर रहे होते हैं ना, क्योंकि हमें मशीन को सिग्नल भेजना है ना, मशीन को सिग्नल देना है, तो वहां पे से रिजल्ट क्या आएगा, हमें बिट में आएगा। तो बिट्स में रिजल्ट चाहिए तो वहां पर ऑपरेटर क्या होगा, बिटवाइज ऑपरेटर। तो उसके लिए हम यूज करते हैं जनरली इसको। इसके टोटल 5 ऑपरेटर है ना, एंड और जॉर लेफ्ट शिफ्ट है, राइट शिफ्ट। ओके